कथा है कि हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया और अतुलित बल वाले हनुमान जी को पकड़ना संभव नहीं था। इसलिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मा जी के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो खुद अपनी मर्जी से बंधन में बंध गए। वरना पूरे विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी को रोक सके, उन्हें बंधन में बांध सके या उन पर पहरा बिठा सके। लेकिन आज मंगलवार के दिन, यानी कि जो दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है, उस दिन बजरंगबली का जन्म स्थान माने जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने हनुमान भक्तों पर ताला लगाने की घोषणा की है। यह बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान करके हनुमान और उनके भक्तों पर ताला लगाने की और उनका अपमान किया है। बजरंगी पर ताला लगाने की कोशिश ये की गई है, बीजेपी का आरोप है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों का अर्थ था कि हनुमान जी ने ना सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। वो सूर्य जो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है। रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से लंका के चित्रकूट पर्वत तक की एक छलांग में पार कर ली थी दूरी। कुछ शोध में आज के हिसाब से यह दूरी 1200 किलोमीटर बताई जाती है। तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। यानी कि हनुमान जी ने भगवान राम की मुद्रिका मुंह में रखकर विशाल सागर पार कर लिया और इसमें कोई अचरज नहीं है। लेकिन आज उन्हीं हनुमान जी के भक्तों को, जो खुद को बजरंगी कहते हैं, बजरंग दल का सदस्य कहते हैं, उन्हें कानून के पहरे में बांधने की कोशिश हो रही है। बजरंग बली, सोचिए, बजरंग दल को कानून में बांधने की कोशिश के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल या कोई और संगठन, अगर इस तरह से षड्यंत्र करते हैं तो इनके साथ में सख्ती से पेश आना चाहिए। राम कहने वाले, जय हनुमान कहने वाले, जय बजरंग बली कहने वाले, इनके लिए कुलछित दृष्टि और उनको जेल में डालने की कुचेष्टा, यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी ग्रुप्स समाज में घृणा फैलाएंगे, वो सारे ग्रुप बैन तो होंगे ही, और वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज के लिए उनके लोगों को अंदर भी भेजा जाएगा। आप इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कह सकते हैं। वैसे कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए कांग्रेस ने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो बजरंग दल पर बैन लगा देगी। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे
कट्टरपंथी संगठनों का, पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों का जिक्र करते हुए इन्हें नफरत फैलाने वाला संगठन बताया और पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी। लेकिन पीएफआई जैसे एक राष्ट्र विरोधी कट्टरपंथी संगठन और बजरंग दल जैसे एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना करके बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा करके कांग्रेस पार्टी शायद इस बार फंस गई है। हैरानी की बात यह है कि पीएफआई पर भारत सरकार पहले से बैन लगा चुकी है, तो उस पर फिर से बैन लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल है, बजरंग दल। कुल मिलाकर कांग्रेस ने कर्नाटक को जीतने के लालच में ना एक ऐसा ऐलान कर दिया जिस वजह से कांग्रेस को राजस्थान गंवाना पड़ सकता है, मध्य प्रदेश हाथ से जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का सपना ही बना रह सकता है। क्यों? दरअसल समझिए, पूरे देश में फैले बजरंग दल के सदस्यों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा। इसलिए हम सवाल भी पूछ रहे हैं आज कि बजरंग दल पर चोट हिंदू दे देंगे वोट? आप समझिए 40 लाख से ज्यादा है। अगर एक परिवार में औसतन 5 सदस्य भी मान लें तो पूरे देश में, पूरे भारत में बजरंग दल से किसी ना किसी रूप में जुड़े परिवारों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा होगी। 2 करोड़। यह आंकड़ा सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन बजरंग दल के साथ आतंकवादी संगठन जैसा सलूक कितना भारी पड़ सकता है ना, इसे एक आंकड़े से समझिए। 2019 में बीजेपी को करीब 23 करोड़ वोट मिले थे। 23 करोड़, लगभग 12 करोड़ वोटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। बजरंग दल से जुड़े परिवारों की संख्या बीजेपी को मिले वोट का 10% और कांग्रेस को मिले वोट का लगभग 20% है। बात सिर्फ वोटों की नहीं है। अकेले कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की संख्या 38 से 40 हजार बताई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के कई इलाकों, खासकर गांव और छोटे कस्बों में बजरंग दल का काफी मजबूत प्रभाव है, क्योंकि कर्नाटक बजरंगी की जन्मस्थली है। शायद इसलिए बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण के लालच में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान करके और पीएफआई, एक तरह से उसकी तुलना पीएफआई जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जैसे देश विरोधी संगठन से करके कर्नाटक चुनाव के आखिरी ओवर में मैच गंवाने की गलती कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। कांग्रेस के इस ऐलान पर सबसे तीखा हमला खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। कर्नाटक में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली को बंद करने की तैयारी है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। तो पहले प्रभु राम और अब बजरंग बली से संग्राम। वैसे कर्नाटक ही नहीं, बजरंग दल का प्रभाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी है। बजरंग दल के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है। इन दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव है। पूरे देश में बजरंग दल की 52,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 15,000 यूनिट्स मध्य प्रदेश में है। 5 से 7,000 यूनिट्स के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अभी राज्यों में चुनाव है ही नहीं। और कर्नाटक में भी बजरंग दल से जुड़े अखाड़ों की संख्या करीब 2,500 बताई जाती है। इसलिए चुनावों से पहले बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठनों से करना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। कांग्रेस भी जानती है अच्छी तरीके से, बहुत बड़ा मुद्दा बैकफायर कर सकता है।
अब देखिए, इसे विडंबना कहिए या कुछ और, जिस किष्किंधा नाम की जगह पर स्थित आंजनेय पर्वत को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है भाई, वो कर्नाटक के हम्पी में अनेगुंडी गांव में, लेकिन उसी जगह से 340 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर दी। यानी बजरंग बली की जन्मस्थली से ही कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और उसे बैन करने की बात की, जिसे चुनाव में एक और सेल्फ गोल बताया जा रहा है। हनुमान जी के जीवन में किस्सा आता है, और किस्सा यह कि जब हनुमान जी लंका गए तो रावण ने उन्हें प्रतिबंधित करने की कोशिश की थी, और उसके बाद क्या हुआ था हर कोई जानता है, लंका में आग लग गई थी। लेकिन आज उन्हीं हनुमान जी की जन्मस्थली कहलाने वाले कर्नाटक में बजरंग दल में शामिल हनुमान भक्तों को बंद करने की तैयारी हो रही है। बीजेपी का आरोप है, साथ ही बीजेपी का आरोप यह भी है कि कांग्रेस जय हनुमान बोलने वालों को जेल में डालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की दलील है कि जो भी समाज में घृणा फैलाएगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जय श्री राम कहने वाले, जय हनुमान कहने वाले, जय बजरंग बली कहने वाले, इनके लिए कुलछित दृष्टि और उनको जेल में डालने की कुचेष्टा, यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। भगवा एक आतंक है, भगवा रंग आतंक को दर्शाता है, और भगवा आतंकवाद होता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग करने वालों ने आज पुनः उसे दोहराया है, ये कहते हुए कि जो जय बजरंग बली कहते हैं हम उन पे ताला लगाएंगे, हम उनको बैन करेंगे। दिस इज ऑडेशियस। और कान खोल के सुन ले सारे समुदाय, जो भी ग्रुप्स समाज में घृणा फैलाएंगे, समाज में भाईचारे के लिए खतरा है, समाज में एक धर्म को दूसरे धर्म के से लड़ाने का काम करेंगे, समाज में घृणा का वातावरण का सृजन करेंगे, वो सारे ग्रुप बैन तो होंगे ही, और वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज के लिए उनके लोगों को अंदर भी भेजा जाएगा, जेल के अंदर। अच्छा, जिस वक्त मैं इस वक्त बुलेटिन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिस पीएफआई से तुलना की जा रही है बजरंग दल की, वो पीएफआई के फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए ने आज एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसके बाद पीएफआई फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में एनआईए द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 हो गई है। ये एनआईए जांच कर रही है आतंकवादी टेरर मॉड्यूल मामले में पीएफआई के, और बजरंग दल की तुलना उस पीएफआई से की जा रही है जिसके आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए जांच कर रही है। अब सवाल उठेगा कि बजरंग दल के किस कार्यकर्ता ने कमर में बेल्ट बांधकर खुद को उड़ा लिया, कौन सा धार्मिक नारा लगा के खुद को उड़ा लिया, कहीं आतंकवादी हमला कर दिया, इसने किया क्या? जिस बजरंग दल की तुलना पीएफआई, उस पीएफआई के आरोपियों की जो संख्या 14 हो गई है। एनआईए गिरफ्तार आज एक और अभी किया, एक और को गिरफ्तार किया, अभी ब्रेकिंग आई है मेरे पास, ये फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में उस बजरंग दल, उस पीएफआई की तुलना बजरंग दल से जिसके टेरर मॉड्यूल की जांच, टेरर एंगल की जांच जो है एनआईए कर रही है। फिर से वही सवाल, बजरंग दल के किस कार्यकर्ता ने जो है वो धार्मिक नारा लगा के अपने आप को उड़ा लिया या कोई आतंकवादी हमला कर दिया? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों का आरोप है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए बैन का बदला ले रही है बजरंग दल से। समझ रहे हैं आप? यह आरोप है। पीएफआई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालने, शांति भंग करने और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप नहीं है, बल्कि पीएफआई पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के भी आरोप है। आप समझ रहे हैं? पीएफआई पर बजरंग दल के लोगों की हत्या का आरोप है, और आज बजरंग दल और पीएफआई को एक मंच पर लाकर समानांतर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इनमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं, चलिए आज आपको। कर्नाटक के ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का है। पिछले साल फरवरी में कुछ मुस्लिम युवकों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता, तस्वीर चल रही है, हर्षा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब विश्व हिंदू परिषद ने इसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया था, और आज बजरंग दल के लोगों को मार रहा है पीएफआई, लेकिन बजरंग दल और पीएफआई को समानांतर खड़ा करने की कोशिश है। आरोप लगाने वाले ये भी कह रहे हैं कि पीएफआई को क्लीन चिट देने की भी कोशिश है। इसी तरह ना पिछले साल जुलाई में कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की भी धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई थी। कितने हिंदूवादी नेताओं की हत्या की गई,
कितने हिंदूवादी नेताओं की। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है, और पीएफआई की से तुलना की जा रही है बजरंग दल की, और इसका मकसद एक विशेष समुदाय के बीच खौफ पैदा करना था। एनआईए और पीएफआई के 2047 तक भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के प्लान को अंजाम देना था। फुलवारी शरीफ, बिहार टेरर मॉड्यूल, एनआईए जांच कर रही है उसकी भी। आतंकी नेटवर्क, पिछले कुछ समय में पूरे देश में कई बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, और इनमें से कई मामलों में पीएफआई से जुड़े लोगों का नाम भी सामने आया है। अब आप सोचिए, एक ऐसे दुर्दांत, कट्टरवादी, कट्टरपंथी आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले पीएफआई से बजरंग दल की तुलना, जिसके कार्यकर्ताओं को पीएफआई मार रहा है। विश्व हिंदू परिषद की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस का यह ऐलान उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि यह हनुमान जी की बजरंग बली की जन्मस्थली है। बजरंग दल को पीएफआई के साथ खड़ा करने की कोशिश को राजनीति विरोधी पीएफआई को कांग्रेस की क्लीन चिट भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि पीएफआई पर बैन का बदला कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने की कोशिश से कर रही है, क्योंकि पीएफआई पर तो पहले से बैन लगा हुआ है। सुन लीजिए एक बार। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है, और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। वैसे आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था ना, तो उस फैसले में 4 हिंदूवादी नेताओं की हत्या का भी जिक्र था, और इन सभी मामलों में पीएफआई का हाथ माना गया था। निशाने पर हिंदूवादी नेता और बैन हो रहे हिंदूवादी संगठन। हिंदूवादी नेताओं की हत्या के मामले में पीएफआई का नाम कोई नई बात नहीं है। 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने कैंपेन में 24 हिंदूवादी नेताओं की हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बीजेपी का आरोप था कि 2013 से 2018 के बीच जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तब इनमें से ज्यादातर हत्याएं पीएफआई के इशारे पर हुई थी। पीएफआई हिंदूवादी नेता टारगेट पर, लेकिन अब हिंदूवादी संगठन टारगेट पर है, क्योंकि पीएफआई के टारगेट पर है। एक और जबरदस्त तथ्य सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर बैन लगाने को इतनी आतुर है ना, जब उसकी सरकार थी आरोपों के मुताबिक, तब कांग्रेस ने खुद पीएफआई के केस वापस ले लिए थे। आप हैरान हो जाएंगे फैक्ट जानकर। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएफआई के सदस्यों पर लगे 175 से ज्यादा केस वापस ले लिए थे। बजरंग दल पर बैन, लेकिन पीएफआई के केस वापस लेने के भी आरोप लगे। इसमें कानून व्यवस्था भंग करने को लेकर दंगे करने तक के आरोपी शामिल थे। तब भी पीएफआई को बचाने के आरोपों की वजह से चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था तब भी, और 122 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई थी, 122 से 80। हालांकि सिद्धारमैया पीएफआई के दंगाइयों के खिलाफ केस वापस लेने के आरोपों से इंकार करते हैं, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया वो डॉक्यूमेंट्स के साथ बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि केस वापस लिए गए थे। अब बीजेपी का आरोप है कि एक बार फिर कांग्रेस ने बजरंग दल को कटघरे में खड़ा करके पीएफआई को क्लीन चिट दे दिया है। अगर यह आरोप सही है तो सोचिए, जिस पीएफआई के कट्टरपंथी हमलों की वजह से इतने हिंदूवादी नेता मारे गए, आज उसी पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को लाकर खड़ा किया गया है। बीजेपी का कहना है कि यह उन हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश है, जिसके बाद इन ताकतों की हिम्मत और बढ़ेगी। यकीन मानिए, अगर आप पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को लाकर खड़ा कर देंगे तो पीएफआई को लगेगा हम तो सही थे। उन पीएफआई जैसी कट्टरपंथी ताकतों की हिम्मत और बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता दिया। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया।
ऐसे बताएं आपको, रही बात बजरंग दल पर लगने वाले आरोपों की ना, तो आज आपको ना कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अस्पतालों में मरीजों की मदद करने से लेकर तस्वीरें देखिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता ये मतलब अस्पतालों में मरीजों की मदद करने से लेकर कोरोना में लोगों की जान बचाते हुए देख सकते हैं। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। आप सोचिए, तुलना पीएफआई से की जा रही है, आतंकवादी संगठनों से जिनके लिंक सामने आ चुके हैं, उनकी तुलना बजरंग दल के लोगों से की जा रही है। जिस बजरंग दल को कांग्रेस बैन करने की तैयारी कर रही है ना, उसके कार्यकर्ता कोरोना के समय पीपीई किट बांटने से लेकर लोगों को खाना खिलाने के मामले में बहुत आगे थे। बात चाहे केदारनाथ में फंसे यात्रियों की मदद की हो, केदारनाथ त्रासदी की बात हो, ब्लड डोनेशन की हो, राम मंदिर आंदोलन की हो, या तीर्थ स्थलों पर भंडारा लगाकर भूखों का पेट भरने की। तस्वीरें देखिए ना आप, इन पर बैन लगाने की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। बजरंगी आपको हर जगह दिखाई देंगे, जयकारा वीर बजरंगी के नारे के साथ। और जानते हैं आप बजरंग दल और पीएफआई में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि बजरंगी बजरंग बली के नाम का जयकारा लगाकर खुद को बम से नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि देश की सेवा में लगे हैं, सुरक्षा में लगे हैं, संस्कारों के प्रहरी हैं। अब आप तय करिए कि कितना सही कितना गलत। थोड़ा सा